सुप्रभात बच्चों। हिंदी कक्षा 2 में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, कल हम पढ़ रहे थे हमारी हिंदी व्याकरण दीपिका का पाठ अनुच्छेद लेखन। बच्चों, अनुच्छेद लेखन में हमने पढ़ा अनुच्छेद लेखन क्या होता है और अनुच्छेद लिखते टाइम हमें किन बातों का ध्यान देना चाहिए, और जब हम किसी विषय पर अनुच्छेद लिखते हैं तो हम किस प्रकार लिखते हैं। तो बच्चों, अनुच्छेद लेखन का मतलब होता है किसी विषय पर मन में आने वाले भाव या विचारों को 8-10 पंक्तियों में लिखना अनुच्छेद लेखन कहलाता है। बच्चों, जब हम किसी या तो हमें चित्र दे दिया जाता है या फिर हमें कोई विषय दिया जाता है, चित्र देख करके हम पहले चित्र को ध्यान से देखते हैं, फिर उसके बारे में विचार करते हैं। तो उस समय जो हमारे मन में विचार या भाव आते हैं, उसी के आधार पर 8 या 10 पंक्तियां या वाक्यों को लिखने को हम अनुच्छेद लेखन कहते हैं। और अगर हमें चित्र नहीं दिया गया है तो हम उसे अपने विचारों में उसके बारे में सोचते हैं, और फिर उसके जब सोचते हैं तो जो भी भाव या विचार आता है उसको हम कुछ पंक्तियों में व्यक्त करते हैं। इस व्यक्त करना या लिखना, उसे हम अनुच्छेद लेखन कहते हैं। तो बच्चों, लेकिन जब हम अनुच्छेद लिखते हैं तो हमें कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए। कौन सी चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए? पहले ये कि हम जब लिखते हैं उसे एक क्रम में लिखना चाहिए, मतलब कि लिखने का एक तरीका होता है। और दूसरी चीज़, जो भी बातें हम उसके बारे में सोच रहे हैं, हमने सोचा है, उसे एक क्रम में लिखना चाहिए। और उसके बाद जब भी अनुच्छेद हम लिखते हैं एकदम सरल भाषा में होना चाहिए, ताकि जो सामने पढ़ रहा है उसको आसानी से समझ में आ जाए। फिर उसके बाद जो वाक्य हम लिखते हैं वो बहुत छोटे छोटे होने चाहिए, बहुत लंबे वाक्य नहीं लिखने चाहिए। और उसके बाद किसी भी बात को दोहराना नहीं चाहिए। अनुच्छेद लिखते टाइम किसी भी बात को दोहराना नहीं चाहिए। तो बच्चों, हमने पिछले वीडियो में अपने इन सारी बातों को पढ़ा था, समझा था, और इसी के आधार पर एक अनुच्छेद लिखा था। तो चलिए एक बार फिर हम उस अनुच्छेद को लिख करके दोहराते हैं। कौन सा अनुच्छेद हमने लिखा था? हमने लिखा था, हमारा विषय था मेरा विद्यालय। तो बच्चों, एक बार फिर मैं आपको दोहराती हूँ। अनुच्छेद लेखन का मतलब होता है किसी भी विषय पर मन में आने वाली बातें वाले भावों या विचारों को 8-10 वाक्य में लिखने को हम अनुच्छेद लेखन कहते हैं। और जब हम अनुच्छेद लिखते हैं हम कुछ चीज़ों का ध्यान रखते हैं, जैसे कि सारी बातें क्रम से लिखनी चाहिए। मीन्स एक के बाद एक जो हम लिखते हैं वह एक क्रम में लिखना चाहिए। फिर जो उसकी भाषा होती है, जो अनुच्छेद को लिखने की भाषा होती है, वो भी सरल होनी चाहिए, ताकि सामने वाले को आसानी से समझ में आ जाए। और जो वाक्य हम लिखते हैं वह भी बहुत छोटे छोटे होने चाहिए। फिर उसके बाद किसी बात को भी हमें दोहराना नहीं चाहिए। जो पंक्तियाँ हम लिखते हैं उसमें कोई भी बात दोबारा नहीं लिखनी चाहिए। फिर उसके बाद इन छोटे छोटे चीज़ों को ध्यान में रख करके हम एक अच्छा सा अनुच्छेद लिख सकते हैं। और तो चलिए, हमने जो कल अनुच्छेद लिखा था, हमने लिखा था मेरा विद्यालय, उसको एक बार फिर लिख करके अभ्यास कर लेते हैं। तो कल हमने लिखा था मेरा विद्यालय, विषय पर विद्यालय, विषय पर एक अनुच्छेद लिखा था। तो बच्चों, यहाँ पे हम जब अपने विद्यालय के बारे में सोचते हैं और फिर हम निर्णय लेते हैं कि हम क्या लिखेंगे, तो यहाँ पे भी हम 8-10 पंक्तियाँ लिखेंगे। तो सबसे पहले बच्चों, जिस विषय पर हम लिखते हैं, जैसे कि हम यहाँ पे विद्यालय पर लिख रहे हैं, तो हम विद्यालय का नाम लिखेंगे। मेरे विद्यालय का नाम, जो भी आपके विद्यालय का नाम है, आप वह नाम लिखेंगे। तो जैसे मेरे विद्यालय का नाम विद्यालय का नाम आर्मी पब्लिक स्कूल है। तो मतलब हम जिस विषय पे भी लिखेंगे उसका सबसे पहले हम नाम लिखेंगे, या फिर
ऐसी कोई चीज़ पे लिख रहे हैं जिसका कोई नाम नहीं है, तो हम सबसे मुख्य चीज़ जो उसके बारे में है वो सबसे पहले लिखेंगे। जैसे यहाँ हमने लिखा मेरे विद्यालय का नाम आर्मी पब्लिक स्कूल है। तो बच्चों फिर उसके बाद हम लिखेंगे ये कहाँ स्थित है। तो मेरा विद्यालय या फिर यह 39 स्थित है। कहाँ स्थित है यह 39 GPC में स्थित है। तो दूसरा हमारा होगा कि वो कहाँ पर है, वह स्कूल कहाँ पर है, तो हम उसकी जगह लिखेंगे। तो हमने दूसरी लाइन लिखी यह 39 GPC में स्थित है। तो बच्चों पहला हमने स्कूल का या विद्यालय का नाम लिखा, फिर दूसरी पंक्ति में हमने लिखा यह 39 GPC में स्थित है। अब तीसरी पंक्ति में हम क्या लिखेंगे, तीसरी पंक्ति में हम लिखेंगे उसके बारे में। अब वहाँ विद्यालय में क्या होता है, सबसे मुख्य चीज होती है विद्यालय में कई कमरे होते हैं। मेरे विद्यालय में बहुत से कमरे हैं या मेरे विद्यालय में कई कमरे हैं। तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि इसमें कई कमरे हैं। हम यहाँ लिख सकते हैं थर्ड, इसमें मीन्स आपके विद्यालय में इसमें कई कमरे हैं। अब बच्चों ये कमरे क्या होते हैं, यह कमरे हमारे कक्षाएं होती हैं। तो कक्षाओं का मतलब क्या होता है, ये थोड़ा आरामदायक होना चाहिए, उसमें हवा आने जाने के लिए जगह होनी चाहिए। तो इसीलिए हम अगला वाक्य इसी से संबंधित लिख सकते हैं कि सब कमरे या सभी कमरे हवादार हैं। तो हम अगली पंक्ति कमरे के ऊपर लिखेंगे। जो स्कूल का कमरा होता है वह ही कक्षाएं होती हैं। तो कक्षाएं बहुत ही आरामदायक होनी चाहिए ताकि हम आसानी से उसमें पढ़ाई लिखाई कर सकें। तो इस कमरे के बारे में हम लिखेंगे, यहाँ पे हम कमरे के बारे में लिखेंगे कि सभी कमरे हवादार का मतलब क्या हुआ, हवादार हैं। हवादार का मतलब क्या हुआ बच्चों, हवादार का मतलब है कि हर कमरे में खिड़की, काफी मात्रा में खिड़की और दरवाजे हैं। बच्चों चाहे वो हमारा घर हो चाहे वो हमारा स्कूल हो, उस घर के कमरे और स्कूल के कमरे दोनों हवादार होने चाहिए। इससे क्या होता है कि हवा, हम जिस कमरे में हम रहते हैं उसमें हवा का पास होना या हवा का अंदर बाहर आना जाना बहुत ज़रूरी है। मतलब सर्कुलेशन जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं कि हवा का मूवमेंट होना बहुत ज़रूरी होता है। इससे क्या होता है कि हमें समय समय पे फ्रेश या ताज़ी हवा भी मिलती है और हम उसमें आराम फील करते हैं, हम महसूस करते हैं। तो जो कमरे होते हैं यहाँ पे वो सभी हवादार हैं। फिर उसके बाद बच्चों आगे क्या होना चाहिए, हमारे विद्यालय में एक बगीचा है। हमारे विद्यालय में एक बागीचा भी है। विद्यालय में एक बागीचा भी है। बागीचा का भी होना बहुत ज़रूरी है क्योंकि बागीचा होगा तो वहाँ पे पेड़ पौधे होंगे और वहाँ का पे हरियाली रहेगी और इससे हवा भी हमें समय समय पे शुद्ध हवा भी मिलेगी। फिर उसके बाद अगला वाक्य हम लिखेंगे बच्चों, हमारे विद्यालय में यहाँ
एक, यहाँ एक पुस्तकालय, पुस्तकालय भी है। बच्चों पुस्तकालय का मतलब क्या मैंने बताया था आपको, क्या मतलब होता है? पुस्तकालय भी है, पुस्तकालय भी है। तो पुस्तकालय का मतलब क्या होता है? लाइब्रेरी, जिसे हम इंग्लिश में लाइब्रेरी कहते हैं। जहाँ पे पुस्तकें हो उसे हम पुस्तकालय कहते हैं। पुस्तक यानी किताबें और आलय, तो जिस जगह पे हम बहुत सारी पुस्तकें हैं उसे हम पुस्तकालय कहते हैं। तो ये पुस्तकालय में हम जाकर के किताबें वहाँ बैठ करके भी पढ़ सकते हैं और किताबें हम वहाँ पे इशू करवा करके के घर जा करके भी पढ़ सकते हैं। तो हम यहाँ पे लिखेंगे यहाँ एक पुस्तकालय भी है। तो फिर उसके बाद हम लिखेंगे साथ। बच्चों अगला प्रश्न, यहाँ के अध्यापक या सभी अध्यापक, सभी अध्यापक, अध्यापक बच्चों को प्यार से पढ़ाते हैं। सभी अध्यापक बच्चों को प्यार से पढ़ाते हैं। उसके बाद एक, मुझे मेरा विद्यालय अच्छा लगता है। मुझे मेरा विद्यालय अच्छा लगता है। तो बच्चों यह था अनुच्छेद लेखन। अब आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरह से अनुच्छेद लिखना चाहिए। बच्चों जैसा कि मैंने बताया, अनुच्छेद लेखन का मतलब होता है किसी विषय पर जो भावनाएं या विचार हमारे मन में आते हैं उसे 8 या 10 वाक्यों में लिखने को हम अनुच्छेद लेखन कहते हैं। बच्चों अनुच्छेद लिखते टाइम हमें कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए। किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? जैसे कि अनुच्छेद जो हम लिख रहे हैं वह क्रम से एक क्रम में होना चाहिए, ठीक है। तो उसके बाद जो अनुच्छेद लेखन में भाषा का प्रयोग होता है, भाषा सरल होनी चाहिए, वाक्य छोटे होने चाहिए और कोई भी वाक्य दोहराया नहीं जाना चाहिए। तो बच्चों ये कुछ पंक्तियां हैं या कुछ चीज़ें हैं जिसे हमें अनुच्छेद लेखन के टाइम के समय ध्यान रखना चाहिए। इतना अगर हम जान जाएंगे तो हम एक अच्छा अनुच्छेद लिख सकते हैं। तो बच्चों यह था अनुच्छेद लेखन। तो हम आज की पाठ में पढ़ेंगे कहानी लेखन। तो बच्चों चलिए एक कहानी पढ़ते हैं और लिखते हैं। तो ये था हमारा अनुच्छेद लेखन और आज हम एक कहानी लिखेंगे और कहानी पहले से दी हुई है, हम सिर्फ इसे पूरी करेंगे, ठीक है बच्चों। तो चलिए आज हम पढ़ते हैं कहानी पूरी करो। आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे कहानी पूरी करो। यहाँ पे एक कहानी लिखेंगे और जो बीच बीच में कहानी में रिक्त स्थान है उसे हम भर करके पूरी करेंगे। तो चलिए बच्चों, यह हमारा कल का वीडियो कल का विषय जिसे हमने दोहराया है। अब हम यहाँ पे पढ़ेंगे कहानी पूरी करो। आज का हमारा विषय है कहानी पूरी करो। यहाँ पे एक कहानी दी हुई है बच्चों। यहाँ पे कहानी है लालची कुत्ता। तो पहले हम इस कहानी को एक बार पढ़ लेते हैं। किसी गांव में मोती नाम का एक कुत्ता रहता था। तो बच्चों किसी गांव में मोती नाम का एक कुत्ता रहता था। एक दिन खाने की
डैश में करते हुए उसे एक हड्डी मिल गई। डैश करते हुए खाने की तलाश करते हुए, ठीक है, एक हड्डी मिल गई। वह हड्डी डैश में दबाकर अपने डैश की ओर चल दिया। तो बच्चों, यह कहानी हम पहले भी पढ़ चुके हैं और आज हम इसको रिक्त स्थानों के रूप में लिख करके इसको पूरी करेंगे। तो वह हड्डी मुंह में दबाकर अपने डैश की ओर चल दिया। हड्डी किस में दबाएगा? वो अपने मुंह में दबाएगा। मुंह में दबाकर, डैश में आएगा मुंह में दबाकर अपने डैश, अपने किसकी ओर चल दिया? घर की ओर चल दिया। जब वह डैश पर बना, डैश पार कर रहा था। किस पर बना? नदी पर बना। बच्चों, ये कहानी आप पढ़ चुके हैं, हम इसको आज रिक्त स्थान के रूप में लिख रहे हैं। तो आपको कहानी आती है तो पता होना चाहिए रिक्त स्थान पे क्या आएगा। जब वह डैश पर नदी पर बना पुल पार कर रहा था तो उसे नदी के पानी में अपनी क्या दिखाई दी? परछाई दिखाई दी। उसने सोचा पानी में कोई दूसरा डैश है। पानी में जब उसने देखा तो उसको क्या दिखाई दी? उसकी परछाई। परछाई में उसे क्या दिखाई दिया? उसी की तरह दूसरा कुत्ता दिखाई दिया। तो हर एक स्थान में आप क्या करेंगे? कुत्ता। वह डैश हुआ, नदी में कूद पड़ा। क्या करते हुए? भौंकता हुआ। वह भौंकता हुआ नदी में कूद पड़ा। पर यह क्या? उसके मुंह की लकड़ी, उसके मुंह की हड्डी भी पानी में गिर गई। तो बच्चों, जो उसके पास हड्डी थी, उसके मुंह में हड्डी था, वह भी उसने खो दिया क्योंकि उसने लालच किया। उसने सोचा जो पानी में कुत्ता दिखाई दे रहा था, उसकी परछाई थी, उसके मुंह में भी उसको हड्डी दिखाई दे रही थी। तो उसने सोचा कि अगर मैं पानी में कूद करके उसकी भी हड्डी ले लूँगा तो मुझे 2 हड्डी मिल जाएगी। उसने लालच किया, इसलिए लालच का उसे बुरा परिणाम मिला और जो उसके पास हड्डी थी वह भी खो बैठा। तो बच्चों, इसीलिए कहते हैं हमें कभी भी लालच नहीं करनी चाहिए। तो चलिए इस कहानी को हम लिख करके पढ़ते हैं। कहानी पूरी करो। यहाँ पे हम लिखेंगे लालची, लालची लालची कुत्ता। लालची कुत्ता, ये है हमारी कहानी। आप इस कहानी को लिखते हैं। किसी गांव में डैश नाम का एक कुत्ता रहता था। ठीक है, का एक कुत्ता रहता था। उसके बाद एक दिन भोजन मतलब बच्चों खाना, भोजन की डैश में, भोजन की डैश में, भोजन की डैश करते हुए उसे एक हड्डी मिली गई। वह हड्डी डैश में
दबाकर अपने घर या डैश में दबाकर अपने डैश की ओर चल दिया। डैश की ओर चल दिया जब वह डैश पर बना पुल पर पार कर रहा था। तो बच्चों चलिए पहले इतना हम देख लेते हैं। यहाँ पे क्या है, कहानी पूरी करो। लालची कुत्ता। किसी गांव में डैश नाम का एक कुत्ता रहता था। क्या नाम था बच्चों कुत्ते का? मोती। किसी गांव में मोती नाम का एक कुत्ता रहता था। एक दिन भोजन की तलाश करते हुए उसे एक हड्डी मिल गई। वह हड्डी डैश में, हड्डी किसमें दबाएगा कुत्ता बेटा? बच्चों किसमें दबाएगा हड्डी? मुंह में। वह मुंह में दबाकर अपने डैश की ओर चल दिया। अपने किसकी ओर चल दिया? घर की ओर चल दिया। घर की ओर चल दिया जब वह डैश पर बना डैश पार। किस पर बना? नदी पर। नदी पर बना पुल पार कर रहा था तो क्या हुआ? उसने पानी में झांका। बच्चों पानी में हम झांकते हैं तो हमें क्या दिखाई देती है? जब हम पानी में झांकते हैं तो हमारी खुद की परछाई दिखाई देती है। ठीक है, तो उस कुत्ते को तो पता नहीं था कि जो उसको दिखाई दे रहा है वह उसकी परछाई थी। उसने क्या सोचा? उसने सोचा कि यह दूसरा कुत्ता है और उसके मुंह में भी हड्डी है। तो यह देखकर उसके मन में लालच आई और वह देखते ही लालच की वजह से वह पानी में भौंकते हुए, उस कुत्ते की तरफ देखते हुए भौंकते हुए कूद पड़ा। तो बच्चों जब वो पानी में कूद पड़ा तो क्या हुआ? जो उसके पास हड्डी थी वह भी उसने खो दी। तो इतना पहले हम पढ़ लेते हैं। यहाँ पे किसी गांव में मोती नाम का एक कुत्ता रहता था। एक दिन भोजन की तलाश करते हुए उसे एक हड्डी मिल गई। वह हड्डी मुंह में दबाकर अपने घर की ओर चल दिया। जब वह नदी पर बना पुल पार कर रहा था तो क्या हुआ? आगे हम लिखते हैं। तो उसे क्या मिला? उसे नदी के पानी में अपनी परछाई उसको अपनी क्या दिखाई दी? परछाई दिखाई दी। परछाई दिखाई दी।
उसने सोचा पानी में कोई दूसरा कुत्ता किसी गांव में, चलिए पहले इतना हम पढ़ लेते हैं एक बार। किसी गांव में मोती नाम का एक कुत्ता रहता था। एक दिन भोजन की तलाश करते हुए उसे एक हड्डी मिल गई। वह हड्डी मुंह में दबाकर अपने घर की ओर चल दिया। जब वह नदी पर बना पुल पार कर रहा था तो उसने नदी के पानी में अपनी परछाई दिखाई दी। उसने सोचा पानी में कोई दूसरा कुत्ता है। और जब उसने सोचा दूसरा कुत्ता है, वह भौंकता हुआ पानी में कूद गया। वह भौंकता हुआ पानी में कूद गया। फिर क्या हुआ बच्चों? पर यह क्या? उसके मुंह की हड्डी भी पानी में गिर गई। तो बच्चों, यह थी हमारी आज की कहानी, जिसे हमें पूरा करना था। तो जगह जगह पे हमने इन रिक्त स्थानों को भरकर कहानी को पूरा किया। तो यहाँ पे हमने देखा घर की ओर चल दिया। जब वह नदी पर बना पुल पार कर रहा था तो उसने नदी के पानी में अपनी परछाई दिखाई दी। उसने सोचा पानी में कोई दूसरा कुत्ता है। वह भौंकता हुआ पानी में कूद गया। पर यह क्या? उसके मुंह की हड्डी भी पानी में गिर गई। तो बच्चों क्या हुआ? जब उसने देखा कि पानी में झांका, जैसा कि हम जानते हैं पानी में झांकने से हमें खुद की परछाई दिखाई देती है। तो उस कुत्ते को भी अपनी परछाई दिखाई दी। जब उसने अपनी परछाई देखी तो उसने सोचा कि पानी में दूसरा कुत्ता है जिसके मुंह में हड्डी है। और उस हड्डी को देखकर उसके मन में लालच आई। और उसके बाद बच्चों उसने सोचा क्यों ना मैं पानी में कूद करके दूसरी हड्डी भी ले लूं। और जैसे वह पानी में कूदा, यह क्या? उसके पास जो हड्डी थी वह भी पानी में गिरकर बह गई। तो बच्चों, इस कहानी को पढ़कर हमने ये कहानी पूरी की। जो भी रिक्त स्थान था उसको भर करके हमने इस कहानी को पूरी की। और हमें क्या शिक्षा मिली बच्चों? इस कहानी को पढ़कर हमें यह शिक्षा मिली कि हमें जितना है उतने में संतोष करना चाहिए और कभी भी किसी चीज़ के लिए लालच नहीं करना चाहिए। मतलब किसी दूसरे की चीज़ को देखकर लालच नहीं करनी चाहिए, क्योंकि लालच का नतीजा हमेशा बुरा होता है।
तो बच्चों यह थी हमारी आज की कहानी। आप इसको अपनी कार्य पुस्तिका में लिखेंगे और याद करेंगे। तो बच्चों इसी के साथ आज का हमारा